नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और सच कहूं तो एक चौंकाने वाले इलाज के तरीके को समझने वाले हैं, रक्त मोक्षण, जिसे अंग्रेजी में थेराप्यूटिक ब्लड लेटिंग कहते हैं। चलिए एक प्राचीन मेडिकल गाइड के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर था क्या। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आजकल तो हम खून चढ़ाने की बात करते हैं, निकालने की नहीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक पुराने जमाने के वैद्य की नज़र से देखें। उनके लिए ये शरीर को साफ करने और बिगड़े हुए बैलेंस को वापस पटरी पर लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका था। और इस पूरे सफर में हमारा गाइड होगा सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद के सबसे पुराने और जरूरी ग्रंथों में से एक। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाती है कि क्यों और कैसे करना है। तो चलिए इस पुराने ज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो इस इलाज को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्राचीन सिस्टम खून को देखता कैसे था। ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। सोचिए इस बात की गहराई। खून को ही जीवन का सोर्स माना गया, वो ईंधन जो शरीर की गाड़ी को चलाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हल्के में लिया जाए। इसकी हिफाजत करना सबसे बड़ी समझदारी थी। और यही सोच इस पूरी मेडिकल फिलॉसफी की नींव है। तो सवाल ये है कि अच्छा, सेहतमंद खून आखिर दिखता कैसा है? संहिता में इसके बारे में बहुत साफ बताया गया है। इसका रंग एक चमकीले लाल कीड़े जैसा होना चाहिए, जिसे इंद्रगोप कहते हैं। ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा, और स्वाद में हल्का सा मीठा। यही अच्छे स्वास्थ्य का बेसलाइन था। जब खून इस परफेक्ट स्टेट में होता है तो शरीर मजे में रहता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये जीवन देने वाला खून अपनी प्योरिटी खो देता है? यहीं से बीमारी की कहानी शुरू होती है। संहिता के मुताबिक जब खून अशुद्ध हो जाता है तो हमारा शरीर हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है। और ये कोई छोटे मोटे सिग्नल नहीं होते, बल्कि बहुत खास लक्षण होते हैं, जैसे दर्द, जलन, सूजन, स्किन पर रैशेस और खुजली होना। ये शरीर का हमें बताने का तरीका है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम कितना डिटेल्ड था। मतलब वो सिर्फ खराब खून कहकर बात खत्म नहीं करते थे, वो इसे 3 दोषों के हिसाब से बांटते थे: वात, पित्त और कफ। हर तरह का इम्बैलेंस खून पर अलग असर डालता था, उसके रंग, गाढ़ेपन और बहाव पर। जैसे वात से बिगड़ा खून झागदार और पतला, पित्त से बिगड़ा खून गर्म और बदबूदार, और कफ से बिगड़ा खून गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता था। ये अपने आप में एक बहुत ही एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम था। तो ठीक है, एक बार प्रॉब्लम की पहचान हो गई तो फिर इलाज की बारी आती थी। और इस सिस्टम में सबसे बड़ा इलाज था अशुद्ध खून को शरीर से बाहर निकालना। और ऐसा नहीं था कि ये किसी एक दो बीमारी का इलाज हो, नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा था। गाउट और स्किन की बीमारियों से लेकर ट्यूमर, सिर दर्द और यहाँ तक कि घेंगा जैसी बीमारियों में भी रक्त मोक्षण को एक कारगर इलाज माना जाता था। लेकिन, और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है, ये इलाज हर किसी के लिए नहीं था। संहिता में उन लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिनका इलाज नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत कमजोर लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। ये दिखाता है कि उस जमाने के वैद्य इसके खतरों को भी समझते थे और बहुत ही सोच समझकर एक नैतिक दायरे में रहकर इलाज करते थे। अब ये प्रोसेस बस नस काटकर खून निकालने जितना सिंपल नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरी कला थी जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स थी। इसके 4 मेन तरीके बताए गए हैं। पहला है श्रिंग, यानी जानवर के सींग का इस्तेमाल करके स्किन की ऊपरी सतह से खून निकालना। दूसरा है जोंक, जिसका इस्तेमाल बहुत ही सटीक जगहों से खराब खून चूसने के लिए किया जाता था। तीसरा है अलाबू, जिसमें एक खोखली लौकी और आग से वैक्यूम बनाया जाता था। ये कुछ आज की कपिंग थेरेपी जैसा ही है। और आखिर में शिरामोक्ष, मतलब सीधे नस में छेद करके पूरे सिस्टम को साफ करना। और यहीं पर यह सिस्टम और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। देखिए, टूल का चुनाव रैंडम नहीं था, ये सीधे डायग्नोसिस से जुड़ा था। वात का इम्बैलेंस है तो सींग का इस्तेमाल होगा, पित्त का है तो जोंक लगाई जाएगी, और अगर कफ का है तो लौकी का इस्तेमाल होगा। हर टूल को एक खास तरह की अशुद्धता को दूर करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और ये हमें इस प्रैक्टिस के सबसे जरूरी पहलू पे ले आता है, बैलेंस, यानी संतुलन। इसका मकसद सब कुछ निकाल फेंकना नहीं था, बल्कि शरीर के संतुलन को वापस लाना था।
और इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल और समझ की जरूरत थी। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है। टारगेट पूरी तरह से सफाई करना था ही नहीं। संहिता साफ साफ चेतावनी देती है कि बहुत ज्यादा खून निकालना फायदेमंद नहीं है। शरीर की जान को कमजोर करने से बेहतर है कि थोड़ी अशुद्धता पीछे छूट जाए। ये रिस्क और फायदे की एक गहरी समझ को दिखाता है। प्राचीन वैद्य जानते थे कि ये एक पावरफुल टूल है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। संतुलन की उस पतली सी लाइन को पार करने के अंजाम बहुत संगीन थे। संहिता इन खतरों के बारे में बिल्कुल साफ साफ बताती है। बहुत ज्यादा खून निकालने से अंधापन हो सकता है, लकवा मार सकता है, पुराना दर्द शुरू हो सकता है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती थी। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी थी कि ये काम सिर्फ हुनर और संयम के साथ ही किया जाना चाहिए। तो जब ये प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से की जाती थी तो कैसा महसूस होता था? खतरों से बिल्कुल उलट, इसके फायदे तुरंत और गहरे होते थे। ये एक कामयाब प्रोसीजर के संकेत थे। मरीज को दर्द में आराम मिलता था, शरीर में एक हल्कापन महसूस होता था और मन में एक तरह की शांति और सफाई महसूस होती थी। ये सिर्फ एक फिजिकल इलाज नहीं था, इसका मकसद मन और शरीर दोनों में बैलेंस वापस लाना था। और इस तरह हम घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये एक लाइन सारी बातों को एक साथ जोड़ देती है। रक्त मोक्षण का पूरा सिस्टम खून के लिए एक गहरी इज्जत पर बना था। वो जीवन का सार था और उसे साफ करने का कोई भी तरीका बहुत सावधानी, हुनर और इस समझ के साथ किया जाना था कि मकसद बचाना है, मिटाना नहीं। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भले ही आज हम रक्तमोक्षण की प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन इस पुराने सिस्टम में छिपे ज्ञान का क्या? बीमारी की जड़ तक जाने पर इतना गहरा फोकस, इलाज का इतना बारीक नजरिया और संतुलन बनाए रखने की सबसे बड़ी जरूरत, ये सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं जितने हजारों साल पहले थे।